हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पर पहली एक किताब चुनी है मैंने, जिसके बारे में मैं एक कंक्लूज़न आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि वो किताब आपको परचेज़ करके पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा हो, पर डज़ंट मैटर, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ता है और अपने अंदाज से किताब को समझता है। तो हो सकता है जिन्होंने पढ़ा भी हो उनको एक नया नज़रिया मिले इस किताब को लेके। ये एक सच्ची कहानी है और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है कि मतलब जिसने सारे नियम उलट पलट के रख दिए। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें मैं नहीं मानता हूँ, या मतलब मुझे मानने में अभी संकोच है, मतलब पूरी तरह मेरे पास उस बात को मानने के लिए तथ्य मौजूद नहीं है। पर जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो आपने कहावत सुनी होगी कि रोंगटे खड़े हो जाना। तो सच में कई बार रोंगटे खड़े हो गए। और ये किताब मैंने पढ़ी थी 2018 में। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिससे ये साबित हो जाता है कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर थोड़ी सी मेहनत करे तो वो जीनियस बन सकता है। उदाहरण के तौर पे कालिदास जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे, और बाद में फिर आप देख लो वो कहाँ तक पहुँचे। एक चोट लगने की देर होती है। तो ये व्यक्ति हैं स्टीव जॉब्स, और आपको पता है कि एप्पल कंपनी के ये फाउंडर हैं, मालिक हैं, थे, अब तो रहे नहीं। इनका जन्म 1955 में हुआ था, 24 फ़रवरी 1955 को। इनसे जुड़ी कुछ डिटेल मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है अपने लिए, कि अगर मुझे आपको बताना पड़े तो। मतलब 1955 में इनका जन्म हुआ और 2011 में इनकी मृत्यु हुई, मात्र 56 साल की एज में। इनकी लाइफ को ना सुन के मैं गारंटेड ये कह सकता हूँ कि अगर आपके अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है ना, आप हक्के बक्के रह जाओगे। क्योंकि देखो, मैं जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ उस किताब का नाम है स्टीव जॉब्स एक महान कर्मयोगी। क्योंकि मैंने हिंदी में परचेज़ करी थी, क्योंकि हिंदी में चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने 2018 में किताब ख़रीदी थी और पढ़ी मैंने इसको। मैंने 4-5 दिन लगाए थे इसको पढ़ने में। तो बहुत सारी चीज़ें सोच बदल गई कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको अपनी भाषा में मैंने क्या समझा, क्या सीखा, आप लोगों को बताऊंगा, उससे आप लोग क्या सीख सकते हो। तो अब मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि इनका जो शुरुआती जीवन है कि उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले आप ये समझ लो कि ये जो किताब है इसका नाम स्टीव जॉब बायोग्राफी ले सकते हो, पर हिंदी में इसका नाम है, अमेज़ॉन पे उपलब्ध है, मात्र 160 रुपये की किताब है। कोई लिंक विंक नहीं दे रहा हूँ, आपका मन करे तो कहीं से भी अमेज़ॉन में जाके या कहीं से भी ख़रीद लेना। हिंदी में ख़रीदोगे तो एक महान कर्मयोगी, स्टीव जॉब एक महान कर्मयोगी के नाम से ये मौजूद है। तो यहाँ पर ना मैं इसको मेटलिस्टिक, ये जो कहानी है ना, ये जो इनकी लाइफ का जो ज़िंदगी की यात्रा रही है ना, वो सिर्फ मेटलिस्टिक नहीं रही है कि हम लोग कहें कि एप्पल कंपनी का मालिक है, बात ख़त्म। नहीं, वीडियो जितना मर्जी लंबा हो मैं इसको एक ही पार्ट में डालूँगा। ये एक नाजायज़ औलाद थे, अनवांटेड चाइल्ड, जिसकी ज़रूरत ना हो दुनिया को। तो इनकी जो बायोलॉजिकल मदर थी, क्या नाम है उनका, हाँ, जोना शीबल, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती, जोना शीबल जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, और इनके जो बायोलॉजिकल फादर थे उनका नाम जंदाली था, अब्दुल समथिंग करके जंदाली बोला जाता था उनको। और ये दोनों ही बहुत करोड़पति थे, कॉलेज में मिले, अमीर बाप की औलाद थे दोनों। जो इनकी बायोलॉजिकल मदर मतलब जैविक माता, जिसने जन्म दिया हो, जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाला पिता, उनको बोलते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो थे इनके कॉलेज में मिले, दोनों में प्यार हुआ, जैसे नॉर्मल बात होती है। और उस बीच में जो जोना शीबल थी वो माँ बन गई। और ये जो इनके फादर थे जंदाली, ये मिडिल ईस्ट के थे, सीरिया से, और अमेरिका में पढ़ते थे, और अच्छे बिलियनियर थे, करोड़पति अरबपति घर से थे दोनों। जो बायोलॉजी और जीनियस थे, अपनी अपनी फील्ड में कामयाब थे, अमीर फैमिली से आते थे, आगे भी बहुत कुछ कर रहे थे, एक
थे। पर क्या था कि उस समय और अभी भी मिडल ईस्ट वाले जो होते हैं वो अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। उनका कारण मानना है कि अमेरिका हमें तबाह कर रहा है या हमारे को ख़त्म करना चाहता है। ये एक प्रॉब्लम चलती रहती है। आपने देखा होगा लीबिया, अभी फिर अफ़गानिस्तान, सीरिया, ईरान, ये सब चलता रहता है। इराक़ को तबाह हो गया। तो मिडल ईस्ट के लोग अमेरिकन से नफ़रत करते थे। तो वो जो जंदाली थे, जंदाली के जो पिताजी थे वो अड़ गए कि कुछ भी हो जाए अमेरिका की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। अब ये तो वहाँ पे प्यार कर चुके हैं, ये भाई साहब प्यार मोहब्बत कर चुके हैं, वो माँ बनने वाली हैं। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ठीक है यार, जो बच्चा है उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। अमेरिका में उस समय अबॉर्शन इल्लीगल था, अभी भी होगा शायद, पर उस समय जो किताब के हिसाब से है कि भी उस समय अबॉर्शन इल्लीगल था। इल्लीगल होने की वजह से इन्होंने अबॉर्शन नहीं करवा पाया। पर वहाँ पर एक ऐसी सुविधा मौजूद थी कि भी अगर आप किसी बच्चे को जन्म देते हो, और जिस ज़माने की ये बात है उस समय सिंगल मदर होके पालना भी मुश्किल होता होगा, तो फाइनली इन्होंने कहा कि ठीक है बच्चे को जन्म देते हैं और हम बच्चे को किसी को गोद दे देंगे। तो वो पूरा वहाँ पे लीगल सिस्टम बना हुआ है गोद देने का। तो मतलब ऐसी फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। तो इन्होंने बच्चे को जन्म दिया और आगे वो जो भी सेंटर था, जगह थी, वहाँ उन्होंने वो बच्चे को छोड़ा। एक जो एडवोकेट कपल था उन्होंने गोद भी लिया, फिर 1 महीने बाद वो वापस छोड़ गए बच्चे को, स्टीव जॉब को। फाइनली जंदाली और जोना शिबल जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, उसके बाद फिर दोबारा जहाँ पे उन्होंने ऑर्फनेज में इनको छोड़ा था, वहाँ से फिर एक फैमिली आई इनको अडॉप्ट करने। वो फैमिली में पॉल और क्लेरा जो इनके माता पिता बने, जिन्होंने इनको बचपन से पाला। तो पॉल एंड क्लेरा जो थे वो फाइनेंशियल बहुत रिच नहीं थे, मतलब पैसों से बहुत अमीर नहीं थे। और जो पॉल थे वो तो कोस्ट गार्ड थे और कुछ मैकेनिकल मशीनें वगैरह ठीक करना, जुगाड़बाजी करना, ये सब करना। और वैसे एज ए प्रोफेशन वो कोस्ट गार्ड होते ना, जो बीच के किनारे होते हैं, कोई डूब रहा है तो उसको बचाना, और वो सब वो कोस्ट गार्ड थे। तो ज़्यादा आपको मालूम है कोस्ट गार्ड की ज़्यादा सैलरी वगैरह होती नहीं है हर जगह पर। और जो क्लेरा थी, जो इनकी माँ थी, वो अकाउंटेंट थी। तो इन्होंने गोद लिया। गोद लेने के बाद वो जो इनकी माँ थी जिन्होंने जन्म दिया था, बायोलॉजिकल मदर जो थी जोना शिबल, वो उन्होंने लीगल पे चटका दिया कि भी हम ऐसे किसी भी अगले कंगले को अपना बच्चा नहीं देंगे, हमारे को, हम गरीब या मिडिल क्लास फैमिली को नहीं देंगे। और उन्होंने जब उनको मालूम पड़ा कि भी तुम्हारे बच्चे को किसने गोद लिया है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। अब वो गोद ले चुके थे तो उसने, जो इनकी बायोलॉजिकल मदर थी, उसने कोर्ट केस कर दिया कि भी बच्चा वापस चाहिए, मतलब किसी और को देंगे, इनको नहीं देंगे। फिर वो काफ़ी लंबा कोर्ट केस चला। फिर इन्होंने वहाँ मतलब गारंटी दी कि नहीं, हम इस बच्चे को कुछ भी करके अब बड़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, महंगी एजुकेशन देंगे। ये सब सिलसिला चला, ठीक है। तो वो तो खुद करोड़पति थे। अच्छा, कमाल की बात, एक ट्विस्ट इसमें ये है कि जंदाली ने बाद में अपने पेरेंट्स को राज़ी कर लिया और बाद में जोना शिबल के साथ ही उनकी शादी हुई। मतलब दोनों पति पत्नी बने। पर पहले जो बच्चा हुआ था शादी से पहले, और जिस समय अबॉर्शन नहीं करवा सकते थे, और जंदाली के पेरेंट्स जो सीरिया के थे उन्होंने मना कर दिया था, तो उस बच्चे को उन्होंने गोद दे दिया। पर बाद में उन दोनों ने आपस में शादी कर ली, फिर उनके और बच्चे हुए। ये आपको इस बुक में डिटेल मिलेगा। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, मैं मोटी मोटी बात बताऊंगा जो आपके काम की है। आपको दिलचस्पी लगे तो आप आगे जा करके फिर इस किताब को परचेज़ करना। ज़्यादा ना महंगी है और ना ज़्यादा मोटी है। वैसे बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी मोटिवेशन के नाम पे, और स्टीव जॉब ने ये कहा और वो कहा, वो सब का कोई फ़ायदा नहीं। ये किताब मतलब मैंने बहुत तरीके से छाँटी थी। तो उन्होंने स्टीव जॉब को गोद लिया। स्टीव जॉब को उन्होंने, जब वो कोर्ट केस चल रहा था, तो जो स्टीव जॉब की जो माँ थी क्लेरा, उसने 1 साल तक स्टीव जॉब से लगाव ही नहीं किया, मतलब प्यार ही नहीं किया, गोद में नहीं लिया, ताकि उसको ये डर था कि यार कल को कोर्ट केस हार गए तो ये बच्चा तो वापस चले जाएगा, फिर मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। फिर जब ये कोर्ट केस जीत गए, फिर वो बड़े खुश हुए। उन्होंने स्टीव जॉब को बहुत पढ़ाया। स्टीव जॉब का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था, पर टीचर जानते थे कि यार ये बंदा है जीनियस। बच्चे का टीचर पहचान जाते हैं, अगर ढंग का टीचर हो तो उसको मालूम पड़ जाता है कि बच्चा आगे कहाँ जाएगा, ये कापी किताबों की पढ़ाई में सिमटने वाला नहीं है। तो
फाइनली ये हुआ कि टीचर जैसे लालच दे दे के इसको बोलते थे पढ़ ले, क्योंकि मालूम है अगर ये पढ़ाई की तरफ घुस गया तो ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत जुनूनी है ये बच्चा। तो पढ़ाया, फिर उसके बाद में कॉलेज गए। वहाँ का सबसे महंगा जो कॉलेज होता था, अच्छा इनका जन्म जो हुआ था वो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, अपने आप में ही वो रिच सिटी है। फिर ये कैलिफोर्निया के शायद एक कॉलेज में भी गए जो वहाँ का सबसे महंगा कॉलेज था। वहाँ जैसे तैसे करके इनके माँ बाप ने एडमिशन कराया, वहाँ पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। जो कहते हैं ना कॉलेज ड्रॉप आउट, कि ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट। कॉलेज ड्रॉप आउट का मतलब है कि पढ़ाई भेजे में नहीं घुसती, क्योंकि आपकी पढ़ाई छोटी है उस भेजे के हिसाब से, तो उसको लगता है कचरा। इसलिए जो जीनियस होते हैं वो कहते हैं यार ये क्या तुमने डिज़ाइन कर रखा है, ये तो आम लोगों के लिए पढ़ाई डिज़ाइन कर रखी है। तो वो कचरा यूजलेस इन्फॉर्मेशंस को नहीं लेते हैं, तो इसलिए पढ़ाई समझ में आई नहीं और कॉलेज छोड़ दिया। अब आगे की बात करते हैं कि 27 साल की उम्र में इनको मालूम पड़ा कि ये मेरे असली माँ बाप नहीं है, मेरे को गोद लिया है और मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कोई और है, मेरे जिन्होंने जन्म दिया है वो माता पिता कोई और है। ये 27 साल की एज में मालूम पड़ा है, और 25 साल की उम्र में ये करोड़पति बन चुके थे। वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो उसके बाद ये एक अच्छे प्रवक्ता थे, मतलब कम्युनिकेशन स्किल था, बात समझा पाते थे, पर अड़ियल थे, सनकी थे। इस वजह से दोस्त भी कम होते थे, लोग दूर भागते थे, मुंह पे बेइज्जती कर देना, मुंहफट होना, अड़ियल होना, मतलब एक होता है ना सनकी जुनूनी टाइप की। इनके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं जो मैं अभी इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो इनका एक बचपन का दोस्त था, उसका नाम था स्टीव वॉजनाइक। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, वो आप लोग देख लेना। स्टीव वॉजनाइक, दोनों ही, वो स्टीव जॉब्स और वो स्टीव वॉजनाइक। तो जो वॉजनाइक और ये अच्छे दोस्त थे, तो इन्होंने कुछ जुगाड़बाजी ले करके, मतलब कोई भी मशीन ठीक करने बैठ जाना, कुछ भी करने बैठ जाना। तो इनका ना इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ध्यान ज़्यादा था। आपको याद होगा कि आप लोगों के बचपन में या कुछ लोगों की जवानी में एक गेम आती थी अटारी। तो अटारी के लिए इन्होंने काम भी किया, एक तरह से जॉब करी है, नौकरी करी है, कि अटारी के लिए सर्किट डिज़ाइन करना या उसका कुछ ऐसा फिटिंग वगैरह करके देना, उसके लिए डिज़ाइनिंग करना, सर्किट वगैरह डिज़ाइन करना, ये सब भी किया इन्होंने अटारी के लिए। मुझे याद है जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे याद है, हाँ यार 8th में जब मैं था तो बच्चे बोलते थे यार अटारी की गेम लाया। वो अटारी की गेम तब वो इम्पोर्ट होके आती थी। तो जो वॉजनाइक थे वो, उनको ना ये जो बोर्ड होता है अंदर का, जो सर्किट होता है वो बनाना आता था, उसकी कोडिंग करना आता था, उसकी डिज़ाइनिंग करना आता था। स्टीव जॉब को ये तीनों काम नहीं आते थे। स्टीव जॉब को डिज़ाइनिंग में तो वो मास्टर थे, पर कोडिंग नहीं आती थी, सर्किट बनाना नहीं आता था, ये सब चीज़ें नहीं आती थी, पर मार्केटिंग बहुत अच्छी आती थी, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती थी। तो इन्होंने कुछ ऐसी कोई मॉडल बनाया, कहीं कोई एग्जीबिशन लगी उसमें जाके रख दिया। क्योंकि मैं ये इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने 4 साल पहले किताब पढ़ी थी। तो उन्होंने वो एग्जीबिशन में वो मॉडल पसंद किया गया, तो इनको कुछ ऑर्डर मिल गया, मेरे ख्याल से 8-10 उसका वो सर्किट बनाने का या वो कंप्यूटर बनाने का, वो कुछ असेंबल करके बनाने का या डिज़ाइन करके वो ऑर्डर मिल गया। कुछ $100 के करीब इनको पहला ऑफ़र मिला कि $100 में आप ये हमारे को 10 सर्किट या ये जो भी है ये बना के दो। तो जगह थी नहीं इनके पास, पैसे भी ज़्यादा नहीं थे मिले। तो इन्होंने अपने जो फादर का गैराज था, गैराज के अंदर इन्होंने और वॉजनाइक ने मिल करके ये सर्किट, वो जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट किया, डिज़ाइनिंग करके, ये सब करके। इनकी एक बहन थी जो उनकी बेटी हुई बाद में, वो रात भर चाय लेके आ रही है, और इन्होंने वहीं पर 1 महीने में टूटे फूटे गैराज में दोनों ने मिलके वो 10 पीस का जो ऑर्डर था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे चलते हुए अटारी के लिए इन्होंने डिज़ाइनिंग करी। फिर उसके बाद ये हुआ कि यार जो इंटरेस्टिंग बातें मैं आगे बताऊंगा, जो जिसमें मतलब बड़ा मज़ा आया। ये तो एक स्ट्रगल है, ये तो एक मटेरियलिस्टिक स्ट्रगल है, हर आदमी का होगा। आपको कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बातें अभी आगे ट्विस्ट आएगा अभी इसमें। ये एक नाजायज़ औलाद थे, ठीक है। माता पिता जो थे वो बिलेनियर थे। दूसरे माता पिता जिन्होंने गोद लिया वो बहुत गरीब थे, पर बहुत ये प्यार करते थे उनसे, मतलब बहुत अच्छे माँ बाप थे। उसके बाद इन्होंने वहीं से फिर और असेंबल करके या डिज़ाइन करके, मतलब बना करके शुरू किया। उस समय जो कंप्यूटर होते थे ना, वो लगभग एक कमरे में सेटअप होता था पूरा, और वो सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ करती थी। गवर्नमेंट या रक्षा विभाग या इसके, मतलब वो या ऑर्गेनाइजेशंस
जैसे कॉलेज, कोई कोई सरकारी दफ्तर, ऐसी जगहों पर ही कंप्यूटर यूज़ होते थे और कंप्यूटरों का साइज़ बहुत बड़ा होता था। इन्होंने उसको पीसी में कन्वर्ट किया। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, कि भाई कोई भी आम व्यक्ति, अभी तक तो संगठन या संस्थाएं यूज़ कर रही हैं, गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी यूज़ कर रही है, पर आम पब्लिक की पहुंच में नहीं है। इन्होंने उसकी डिज़ाइनिंग में चेंजेस करके और वोजनाइक ने कोडिंग करके और ये सब करके एक पीसी बनाया, उसको कॉम्पैक्ट करके उसको छोटा करके किया। अगर फ़ोटो वगैरह आएगी तो मैं इधर लगाता रहूँगा, कोई मुझे मिलेगी तो, बाकी मेरा वो पर्पज़ नहीं है। तो इन्होंने उसको कॉम्पैक्ट किया, मतलब पब्लिक की पहुंच पे पहुंचा। जैसे एडिसन ने बल्ब नहीं खोजा, बल्ब ऑलरेडी खोजा जा चुका था, बहुत सारे लोग खोज रहे थे, पर वो बल्ब क्या होते थे, किफ़ायती नहीं थे। मतलब कुछ दिन चले ख़राब, कुछ दिन चले ख़राब, एक बार चला ख़राब, और महंगे बहुत थे। मतलब अगर अच्छा था तो महंगा इतना था कि आम पब्लिक ख़रीद नहीं सकती, और जो सस्ता था वो चलता ही नहीं था। 10,000 एक्सपेरिमेंट करके एडिसन ने एक फाइनली एक किफ़ायती बल्ब बनाया जो ड्यूरेबल भी था और जो लोगों की पहुंच में भी था। इस चीज़ को जब वो सक्सेस हुआ तब उन्होंने पेटेंट कराया, है ना। तो ऐसे ही इन्होंने, कंप्यूटर तो इनसे पहले भी आ चुके थे, पर वो आम पब्लिक के हाथ में नहीं आ रहे थे, मतलब उनकी पहुंच में नहीं थे, या तो बहुत महंगे थे और फिर वो हर किसी को मिलते नहीं, इतना बड़ा कौन सेटअप लगाएगा। इन्होंने उसको एक टेबल पे लाके समेटा, ऐसे करके फिर वो एरो लेके आए, माउस लेके आए। उस समय बिल गेट्स भी बड़ा हैरान हुआ इनसे, क्योंकि उसने वो माइक्रोसॉफ्ट शुरू करी। उस समय इनके कंपटीटर में जो समझ लो बिल गेट्स और IBM होते थे, IBM में ही बिल गेट्स ने भी शायद जॉब करी। तो ये दो कंपटीटर थे। वहाँ पर जो कंपनी इन्होंने बनाई, जो दो गैराज से जो दो लोगों ने जो ऑर्डर पूरा किया, तो उन्होंने उसको जो नाम दिया अपने प्रोडक्ट को, तो एप्पल नाम दिया। कोई इसके पीछे कोई कहानी वहानी ऐसा नहीं, ऐसी बहुत सारी अफवाहें होती। स्टीव जॉब ने ये बोला जी, ये हो गया जी, वो स्टीव जॉब इंडिया में आया तो ये हुआ था, वो हुआ था, वो बेकार की कहानियाँ बहुत सारी लोग ना फिर गढ़ देते हैं। तो हर कामयाब आदमी में हर आदमी अपना भी कामयाबी ढूंढता है। तो वहाँ से ऐसे एप्पल की शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे फिर वो जो कंप्यूटर बना, कॉम्पैक्ट बना, फिर ये और भी इन्होंने फिर कई चीज़ें उसमें बनाई, जैसे आईपॉड बनाया, और $1200 का कंप्यूटर, और आईपॉड उससे भी महंगा $1800 आईपॉड बनाया, और कई कंप्यूटर बनाए इन्होंने। तो उसमें मतलब ये इनको इतने ऑर्डर मिलने लगे, इतना बड़ा ब्रांड बन गए कि इनके पास मतलब ये 25 साल की उम्र में ये करोड़पति बन चुके थे। अभी तक इनको नहीं मालूम था कि ये माता पिता, अभी पर्सनल लाइफ पे नहीं आया हूँ मैं कि माता पिता ये मेरे असली नहीं है। 25 साल की उम्र में ये करोड़पति बन चुके थे। खुद ये नाजायज़ औलाद थे जो इनको नहीं पता था अभी तक। इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, क्या नाम है गर्लफ्रेंड का, क्रिजेन ब्रेनान इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, और उस गर्लफ्रेंड से एक बेटी हुई, उसका नाम था लीज़ा। इन्होंने क्रिजेन ब्रेनान से शादी नहीं करी, वही सेम, खुद भी नाजायज़ और खुद की बेटी भी सिंगल मदर की मतलब बेटी बनी लीज़ा। तो ये शुरू में उसको मतलब कि लीज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लीज़ा से बात नहीं करते थे, और कई बार तो ऐसे लोग जिद्दी, सनकी, अड़ियल होते हैं, थोड़े से रूखे, बदतमीज़ होते हैं। तो ये थोड़े नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा अड़ियल और बदतमीज़ और सनकी थे, क्योंकि जो जितना बड़ा जीनियस होगा वो उतना फ्रस्ट्रेटेड होगा। क्यों फ्रस्ट्रेटेड होगा? फ्रस्ट्रेशन आनी, हम लोग ताना मारते हैं, अरे ये तो फ्रस्ट्रेटेड है। आप कभी देखना सारे जीनियस फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनके जैसे लोग नहीं मिलते हैं, उनको सारे लोग आसपास ऐसे ही मिलते हैं, निकम्मे, निठल्ले, बेवकूफ़, लो IQ वाले। तो इनके फ्रस्ट्रेशन जन्म लेना कामयाब है। फिर आपको मालूम है 24 घंटे के अंदर हमारे अंदर 60,000 विचार आते हैं दिमाग में, ये हमारी क्षमता है। अब आप लोग उसमें से कितने विचारों के बारे में सोचते हो? सोचो, पूरे 24 घंटे में आप 100-200 विचारों के बारे में सोचते हो, और उसमें भी 80-90% पिछले होते हैं, अतीत के होते हैं, है ना, और 20-30% आप फ्यूचर को लेके पागल रहते हो। व्हाट अबाउट अदर्स? जो बाकी के जो विचार है, अब जो जीनियस होता है वो सारे विचारों को टटोलता है। मतलब 60,000 विचार आ रहे हैं, उसमें कितना कुछ सोच रहा है, तो फ्रस्ट्रेटेड तो रहेगा ही ना, तभी तो वो नई क्रिएटिविटी ढूंढ पाता है। तो इनके साथ, इनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर ये अपने ऑफिस गए हैं, और ऑफिस में अगर ये लिफ्ट में बैठे हैं कि भाई ऊपर अपना ऑफिस में जाना है, और अगर कोई एम्प्लॉय गलती से लिफ्ट में इनके साथ, और इन्होंने कोई सवाल पूछ लिया और उसने उसका जवाब नहीं दिया, तो उसकी नौकरी चली जाती थी। मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना, इन्हें कॉमा, फुल स्टॉप की भी गलती बर्दाश्त नहीं होती है।
कि ये गुंजाइश नहीं रखते। कहते पिरामिड में अगर एक पत्थर भी कमज़ोर रहेगा तो पूरा पिरामिड ढह जाएगा, आज नहीं गिरेगा 10 साल बाद गिरेगा। तो ये गलतियाँ नहीं वो करते हैं, कॉमा फुल स्टॉप। मतलब ये नहीं कि ठीक है यार आदमी काम करता तो गलती होती है, कोई बात नहीं, आठ अच्छे काम भी तो किए हैं, 2 गलत किए हैं। तो ऐसा रवैया नहीं होता। जो जीनियस होते हैं वो समझौतों के आधार पर ज़िंदगी नहीं जीते हैं। तो ये बदतमीज़ थे। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड क्रिजान बेनान को भी बोला कि ये मेरी बेटी नहीं है, मतलब ऐसे आरोप भी लगा दिए, बदतमीजी कर दी, बेटी की तो शक्ल ही नहीं देखी कभी, या मतलब मिलना ही नहीं उससे, इस तरीके का रवैया होता था। पैसे भेज दिया करते थे हर महीने, खर्चे के लिए पैसे भी दे दिया करते थे उनको। बल्कि एक बार जो गर्लफ्रेंड थी क्रिजान बेनान, उसने बोला भी कि खुद ये अरबपति हैं और मुझे एक छोटी सी रकम भेजते हैं खर्चे पानी के लिए। ठीक है, आगे जाके फिर बेटी से काफ़ी लगाव बढ़ गया था, पर वो आगे जाके तो ये चीज़ चल रही थी। इन्होंने माना भी बाद में आगे जाके कि नहीं, मैंने अपनी बेटी को सही नहीं किया, उसको रूखा, उसके साथ बर्ताव करके, या उसको शादी किसी और से करी थी, उससे और बच्चे थे। पर ये लीज़ा की बात कर रहे हैं हम, जो इन्हीं की तरह नाजायज़ बेटी थी इन्हीं की। तो अब इनको ना कुछ बड़ा करना था, दिमाग में कीड़े उछल रहे हैं। तो इन्होंने कहा यार बड़ा करने के लिए टैलेंटेड लोग चाहिए, कैपेबल लोग चाहिए, लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो वहाँ पर इनसे एक मिस्टेक हो गई आदमी पहचानने में। ये गए पेप्सी कोला जो कंपनी है पेप्सी, उसके सीईओ से मिलने। सीईओ का नाम क्या, मैं यहाँ लिख दूंगा मैं नाम, स्कॉली नाम था शायद, मैं लिख दूंगा। सीईओ से मिलने गए, उसको बोला कि पेप्सी के सीईओ को बोला स्कैली कि भाई बड़ा अच्छा, वो लोग बोलते हैं उसको कोट को, मतलब जो उन्होंने कहा, और स्कैली ने भी कहा कि हाँ एग्जैक्ट ऐसा ही कहा था कि भाई कब तक ये मीठा पानी बेचोगे, मतलब पानी में चीनी और ये घोल गाल के ये मीठा सोडा बेच रहे हो दुनिया को, ये क्या कब तक बेचोगे, या दुनिया बदलने के लिए कुछ करोगे? अगर दुनिया बदलनी है तो मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मीठा पानी बेचते रहो लोगों को। तो अच्छी खासी ऑफ़र दे करके स्कैली को ये ले आए। क्यों इन्होंने स्कैली को चुना? क्योंकि इनका ये मानना था कि यार पेप्सी की जो ब्रांडिंग है, जो पेप्सी की जो प्रमोशन है, वो कितना ज़बरदस्त है। तो क्यों ना मैं अगर उस बंदे को लेके आऊँ जो पेप्सी को एक ब्रांड बना पाया, इतना प्रमोशन कर पाया और इतना कामयाबी से बेच पा रहा है, तो वो मेरे प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो जब कंपनी बड़ी बनती है तो फिर आपको मालूम है कि उसमें फिर प्रमोटर आते हैं, फाउंडर आते हैं, ग्रुप बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों का होता है, उसमें वो उनको ले आए। वो एक भारी मिस्टेक पड़ी इनको आगे जाके। तो हुआ ये दोस्तों कि फिर उसके बाद सब कुछ बढ़िया चलने लगा। फिर इनके बीच में एक डिस्प्यूट शुरू हुआ। अभी इनकी पर्सनल लाइफ में आगे कंप्लीट करूँगा। फिर इनके बीच में एक डिस्प्यूट शुरू हुआ मैकनीतोश, मतलब फिर वो वही हुआ कि इनका रूखे रवैये की वजह से लोग जो बोर्ड डायरेक्टर हैं कि किसी की सुनना नहीं, अपनी चलाना, तो धीरे धीरे फिर वॉजनाइक तो मैनुपुलेशन, वॉजनाइक कह रहा हूँ, जो स्कैली जो सीईओ पेप्सी के थे, वो तो काफ़ी मैनुपुलेट व्यक्ति थे। जब इतनी बड़ी पोस्ट पे मार्केटिंग आती तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी तरफ किया, और फिर एक प्रोडक्ट को लेकर के एप्पल 2 बन गई। मतलब अंदर बाहर से दुनिया के लिए एक ही एप्पल थी, पर उसके 2 अंदर टुकड़े हो गए थे कि इन्होंने एक मैकनीतोश या मैकनीतोश है शायद, मैकनीतोश करके एक इन्होंने कंप्यूटर बनाया। वो कंप्यूटर बनाने में इन्होंने अपनी एक टीम बनाई टैलेंटेड लोगों की, वो कंप्यूटर बनाया और उसका ना बहुत ज़बरदस्त प्रमोशन किया। उसको लॉन्च करने के टाइम पे प्रॉपर उसको एक स्टेज पे जैसे होता है ना बड़ा ब्रांड लॉन्च हो रहा है, ऐसे लॉन्च किया। और उसकी जो ऐड थी, वो ऐड भी हॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर से ऐड करवाई, जो खुद बहुत बड़ी बड़ी फिल्में डायरेक्ट करता था, उससे तो वो ऐड बनवाई अपनी कैंपेन के लिए। पर जब वो लॉन्च के दौरान इन्होंने स्कैली और बाकी जो स्कैली की जो टीम थी वो वाले हिस्से का नाम तक नहीं लिया, तो वो वहाँ से फिर वो अंदर मनमुटाव पैदा हो गया कि आपने इतना बड़ा लॉन्च कर दिया और हमारा जिक्र तक नहीं आया। इन्होंने अपना और अपनी टीम का नाम लिया खाली इन्होंने। तो वो मैकनीतोश जो है वो चला नहीं कंप्यूटर, क्योंकि बहुत महंगा था। दूसरा IBM और माइक्रोसॉफ्ट से कंपटीशन ज़्यादा था। ये एक विरोध की वजह बना इनका। एप्पल से कैसे निकाले गए, अपनी ही बनाई हुई कंपनी से। सोचो आपको कभी अगर आपकी ही बनाई हुई कंपनी से आपको बेदखल कर दिया जाए, तो एक तो ये कारण था, यहाँ से मन में बाकी डायरेक्टर्स के बात आ गई थी। फिर दूसरा उसको वो फ्लॉप हो गया।
तीसरा एक और मुद्दा था जो स्केली था वो, या बाकी जो लोग थे जो अपोजिट साइड थे, वो ये कहते थे कि यार जो भी कंप्यूटर बनाए ना वो ओपन ओपन कंप्यूटर होने चाहिए। ओपन कंप्यूटर मतलब जैसे एंड्रॉयड होती हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, विंडो है, कि भाई ओपन है, भाई ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया, कहीं से भी कोई सॉफ्टवेयर डाल लिया, कुछ भी कर लिया, वो कर लिया। ये कहते थे नहीं, क्लोज कंप्यूटर बनाना है। क्लोज कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर में कोई भी बाहर की डिवाइस नहीं लगेगी, कोई भी बाहर का सॉफ्टवेयर नहीं लगेगा, कोई ब्लूटूथ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ हमारा ही होगा, जो होगा इसके अंदर ही होगा। इसकी वजह से क्या होता था कि एप्पल लेने वाले जो लोग हैं उनको वो दूसरे जो डिवाइस होते थे जो सस्ते होते थे और ज़्यादातर लोगों के पास होते थे, उससे वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाते। अभी तो क्या आपने, आपके पास भी एंड्रॉयड, दूसरे से एंड्रॉयड ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, क्लाउड भी कॉमन, ये सब चीज़ें हो गई गूगल का। ये तो एप्पल का अपना ही क्लाउड है, ब्लूटूथ नहीं यूज़ होता, ये सब चीज़ें होती ना, तो सिंगल सिम पे ही चलेगा। और तो अपना ये क्लोज कंप्यूटर की मतलब नहीं, रिजर्व हमारा ही होगा जो कुछ होगा। इसको लेकर के प्रॉब्लम आई। वो कहते थे कि यार दुनिया आगे निकल रही है, ज़्यादा सेल कर रही है, तो हमें ओपन मार्केट में जाना चाहिए। ये कहते थे नहीं, इससे जो भी व्यक्ति मेरा कंप्यूटर खरीदेगा, अभी तक फ़ोन लॉन्च नहीं किया था, जो भी मेरा कंप्यूटर खरीदेगा वो सेफ़ रहेगा, उसका डाटा सेफ़ रहेगा। मतलब इसीलिए कहते हैं ना, एप्पल वगैरह जो क्लोज कंप्यूटर है इनके या फ़ोन है, उसको हैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू अदर फ़ोन। विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो ये 2-3 बातें हो गई। फिर इन्होंने बोला कि हम एप्पल को दुकान दुकान जा कर के नहीं बेचेंगे कि तुम हमारे लिए बेचो, तुम हमारे लिए बेचो, हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएंगे, हमारा अपना ही स्टोर होगा, हमारा अपना। उसको लेके विवाद हुआ। वो बोर्ड ने बोला नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा, हम ऐसे कितनी दुकानें खोलेंगे, हम अपने स्टोर खोलेंगे और फिर उसी पे सामान, तो हमारा तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, हमारा कितना खर्चा बढ़ जाएगा, स्टाफ का, जगह का, बिजली पानी, ये सब। तो हम इससे बढ़िया जिन्होंने बनाए खोल रखी दुकानें उनको जाके बेचेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना प्रोडक्ट, हमारा ही अपना क्लाउड, हमारा ही सब कुछ अपना, और अपने ही दुकान पे बेचेंगे। तो ये अड़ गए उसको लेकर के। जब बोर्ड ने मना कर दिया तो इन्होंने एक बार वही एप्पल स्टोर का मॉडल बना करके एंट्री गेट पे बनवा दिया वो मॉडल कि ऐसा स्टोर होगा। और वो इतनी बेहतर डिज़ाइनिंग थी, और फिर लोग जब बाकी के डायरेक्टर आते थे तो उसको देखा, वो इम्प्रेस हुआ, फाइनली उन्होंने माना। तो एप्पल के अपने स्टोर होते थे अभी कोविड से पहले तक, तो एप्पल का फ़ोन सिर्फ अपने स्टोर पे मिलेगा, ऐसा होता था, आप लोगों को मालूम ही है सब। तो ये 2-3 वजह पे जहाँ बात बिगड़ी, तो इन्होंने क्या किया है, वो फाइनली बोर्ड ने इनको, फिर यहाँ तक एक मीटिंग में ये बात हो गई कि या तो ये स्केली रहेगा या मैं रहूँगा। फिर वो बोर्ड ने, जो भी डायरेक्टर्स थे, उन्होंने स्केली का, वो जो पेप्सी का CEO था, उसका साथ दिया और इनको कंपनी से जाना पड़ा। इन्होंने ये कंपनी से चले गए, अपना जो भी इनके हिस्से के शेयर वगैरह थे उसको कैश किया या वो ले गए। एक शेयर रख लिया ताकि मैं मेंबर रहूँ कंपनी का, शेयर होल्डर रहूँ, प्रमोटर तो रहूँ। एक शेयर रख लिया क्योंकि प्रमोटर थे कंपनी के। प्रमोटर और शेयर होल्डर क्या है वो मैं अपने फाइनेंशियल एजुकेशन का जो चैनल है उस पर बताऊँगा। तो एक शेयर रख लिया ताकि कभी भी ये मीटिंग में जा सकें, अंदर इंटरफेयर कर सकें, और बाकी सब अपना इन्होंने कैश किया। उसके बाद देखो, जीनियस होता है, उसको कहीं भी डाल दो वो वहीं कामयाब हो जाएगा। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है ना। मतलब हम चीज़ें बनाते हैं, रूल बनाते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं, ट्रेंड फॉलो नहीं करते। तो एप्पल से निकल गए तो लगा कि सब खत्म हो गया जी, ये आदमी का तो करियर ख़त्म हो गया, उल्टा हो गया। ये भाई साहब गए और इन्होंने जा कर के एक पिक्सर एक कंपनी खरीद ली। जो वहाँ से पैसा मिला, जो एप्पल में जो इनका शेयर होल्डिंग था, उसको जब इन्होंने कैश किया, जो पैसा आया, उस पैसे से इन्होंने नेक्स्ट के नाम से कंपनी शुरू करी, जो आगे कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती थी, जो भी सर्किट वर्किट जो भी है, नेक्स्ट के नाम से कंपनी शुरू करी। उसके बाद अब देखो, जो आदमी बिल्कुल अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया, वो आदमी हार नहीं माना, उसने नेक्स्ट के नाम से अपनी कंपनी बनाई, जिसमें वो और कंप्यूटर और वो सब बनाने लगे। फिर उन्होंने उसमें से अपने उन्हीं पैसों से एक कंपनी खरीदी जो कार्टून मूवीज़ बनाती थी, पिक्सर का नाम ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। पिक्सर कंपनी को ख़रीदने के बाद उसमें जो चेंजेस किए, उस पर जो काम करवाया, वो मतलब आपने टॉय स्टोरी का नाम सुना होगा, एक कार्टून मूवी है बहुत फेमस, टॉय स्टोरी 1, टॉय स्टोरी 2, टॉय स्टोरी 3, वो उसी पिक्सर ने बनाई है। उसके बाद फाइंडिंग नीमो, फाइंडिंग डोरी, जो उसका अगला पार्ट आया था, ये सब पिक्सर कंपनी ने बनाई है। वो पिक्सर कंपनी ने जब टॉय स्टोरी बनाई, मतलब वहाँ पर ये भाई साहब वापस शिखर पे आ गए। मतलब सोचो, एक आदमी कंप्यूटर बनाने वाला आदमी, और वो कार्टून मूवी बनाने की लाइन में आ गया, और वो वहाँ भी टॉप पे पहुँच जाता है। आप ये देखो आप, और वो वहाँ भी टॉप पे पहुँच गया वो व्यक्ति।
इसीलिए कहता हूँ कि जिसमें जितना वजन है, नेचर उसको हर जगह पे आगे लेके जाएगी। हम लोग कहते हैं बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, निपट गया, निपट गया, निपट गया, ये गलती कर दी, वो गलती, वो फिर खड़ा हो जाएगा। जीनियस आदमी रावण के सिर की तरह है, एक काटोगे फिर निकल आएगा, फिर निकल आएगा। कहाँ, मतलब दोनों अलग फील्ड। फिर वहाँ कामयाब हो गए, वो कंपनी मतलब इतनी बड़ी बन गई, बहुत बड़ा ब्रांड बन गई, ये वापस शिखर पे। उधर एप्पल को समझ में नहीं आ रहा है काम क्या करे, मार्केटिंग कैसे संभाले, डिज़ाइनिंग और ये, और उनका फाइनली ये हुआ कि इनको हाथ पैर जोड़ करके बुलाया गया इनकी कंपनी में। इनको बोला आप संभालो ये डिज़ाइनिंग के मामले में। जैसे मैंने बताया ना कि एप्पल कंप्यूटर जो सबसे पहले बनाया वो स्टीव जॉब्स ने नहीं बनाया, वो स्टीव वोजनाइक ने बनाया, जो इनका फ्रेंड है। कोडिंग वोडिंग सब उसी का काम था। इनको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती थी, डिज़ाइनिंग को समझना बहुत समझ में आता। जैसे इन्होंने डिज़ाइनिंग के मामले में समझौते किए। जब फ़ोन लॉन्च हुए तो इन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही बटन हो, सामने एक ही बटन हो, बंदा एक ही बटन से सब कुछ हो, बिना बटन का फ़ोन चाहिए। फ़ोन ऐसा होना चाहिए कि उसमें कहीं भी हाथ फेरो, मतलब फ़ोन टेढ़ा मेढ़ा ना लगे, मतलब एक हो। अच्छा, ये क्या करते थे, वोजनाइक ने सर्किट डिज़ाइन किया, मतलब उसका जो अंदर के सिस्टम को डिज़ाइन किया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन बनाते हैं। इन्होंने कहा कि पहले डिज़ाइन फाइनल करते थे और फिर उसको बोलते थे कि इसी सिस्टम के इस डिज़ाइन के अंदर फिट होना चाहिए। डिज़ाइन के साथ समझौता नहीं होगा। डिज़ाइन बनाया, काले रंग का डब्बा, बड़ा सा डब्बा, छोटा सा फ़ोन पर डब्बा बहुत बड़ा, लगे कि हाँ यार हमने कोई फ़ोन ख़रीदा है, ऐसे करके। मतलब बहुत ब्रांडिंग, कलर चूज़ करना, अड़ जाना, एक ही सिम होगा, एक ही बटन होगा, इस तरह की चीज़ें। क्लोज फ़ोन होंगे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का डिवाइस, कोई भी सॉफ्टवेयर डाला और काम चला, नहीं, सब कुछ हमारा होगा, हमारा अपना ही ऐप स्टोर होगा। ये नहीं कि गूगल प्ले स्टोर से कोई भी आए और सब्जी मंडी की तरह कुछ भी डाउनलोड कर ले, कुछ भी अपलोड कर ले, नहीं। तो ये इस मामले। फिर जब इनको बुलाया गया, हाथ पैर जोड़े गए, तो इन्होंने फिर उसमें काफ़ी टाइम काम किया, चेंजेस करे, कई मॉडल लॉन्च किए, वो हिट हो गए, कंपनी वापस दम पे आ गई। पर पैसा नहीं ले रहे हैं लोग, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डर रहे हैं, भाई अब ये कौन सा बम फोड़ेगा। वो पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या, कब, वो कहे मैं वक्त आने पे बता दूंगा मुझे क्या चाहिए। फिर फाइनली मतलब जब एक कंपनी एक टॉप लेवल पे पहुंच गई, फिर उन्होंने बोला भाई आप काम कर रहे हो, क्या लोगे ये तो बताओ। फिर उन्होंने बोला कि यार एक तो मुझे आने जाने में ना दिक्कत होती है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो मुझे एक तो चार्टर्ड प्लेन चाहिए, प्लस इतने % की मुझे शेयर होल्डिंग चाहिए। वो जो अमाउंट आप किताब पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब सब हक्के बक्के रह गए। पर फिर भी उनको बात माननी पड़ी। क्यों माननी पड़ी? क्योंकि मालूम है कि यार यही बंदा, जब कंपनी टॉप पे थी हमने इसको निकाला, इसके जाते ही कंपनी नीचे आ गई, फिर इसको लेकर के आए, इसने कंपनी को फिर ऊपर कर दिया, बिना पैसों के ऊपर करके दिखा दिया अपना प्रूफ। अभी इसको तो निकाल ही नहीं सकते, इसको निकालेंगे, ये अब खुद अपने आप में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि इसके इस कंपनी से जाते ही शेयर भी नीचे गिर जाएंगे, जो स्टॉक्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, ब्रांड पिट जाएगा। अब तो मतलब एप्पल मतलब स्टीव जॉब, क्योंकि स्टीव जॉब ने अपने आप को प्रूफ भी कर दिया था पिक्सर में और नेक्स्ट में। तो फिर फाइनली इनको एक चार्टर्ड प्लेन दिया गया, इनको जो इन्होंने मांगा वो डॉलर वगैरह वो दिए गए, जो उतनी शेयर होल्डिंग दी गई। यहाँ पे ये इनकी वापसी थी, ठीक है। ये तो हो गई इनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ। पर्सनल लाइफ में हम कहाँ तक पहुँचे थे कि 25 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करी, पर उससे एक बेटी थी लीज़ा नाम की, और इनको 27 साल की उम्र में ये मालूम पड़ा, जब शायद इनकी मदर की डेथ हुई, तो फादर ने बताया या इनके पेरेंट्स ने बताया कि भाई तू हमारी औलाद नहीं है, हमने तुझे गोद लिया था। अभी देखना, ये मज़ेदार चीज़ आएगी आपको समझ में। ये तो मैं ऐसे ही एक जनरली, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो अपने दोस्त को किस्सा सुनाते वैसे सुना रहा हूँ, बाकी आप इसको किताब में पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा तरीके से, अच्छे शब्दों के साथ। तो जब माँ बाप ने बताया, शायद माँ की डेथ के बाद या बाप की बीमारी के टाइम पे बाप ने बताया, मतलब मरने के टाइम पे, या उसको लास्ट में ये बता दिया इनको कि भाई तू हमारी औलाद नहीं, हमने तुझे गोद लिया था। अब गोद लिया था, किससे गोद लिया था, ये पूरा वो होता है कि भी मतलब रूल स्ट्रिक्ट होते हैं कि मालूम नहीं पड़ता है, मतलब उनको भी नहीं मालूम था। होता ना कि गोद लेने वाले को नहीं पता हो किसका बच्चा है, तो उन्हें भी नहीं पता था। तो या वो कहाँ है, कौन है, उनकी डिटेल नहीं मालूम। अब इतनी पुरानी बात हो गई, 27 साल पुरानी बात हो गई। तो फिर इन्होंने पता किया कि वो कहाँ से मुझे गोद लिया था। वहाँ पर कोई डॉक्टर था, उसके
पास, पर उसका भी एक वो कमिटमेंट था कि भी हम ऐसे इन्फॉर्मेशन किसी को देंगे नहीं, हम वादा नहीं तोड़ सकते, है ना, होते हैं लोग असूलवादी। तो इन्होंने बहुत उसको रिक्वेस्ट करी, बहुत चक्कर काटे, वो आपको किताब में मालूम पड़ेगा, उसने मना किया। पर अचानक एक दिन जब वो मरने वाला था, या मरने के बाद उसने एक लेटर इनको भिजवा दिया, या मरने से जस्ट पहले लेटर दे देगा, मैं मर ही रहा हूँ, तो वादा किस बात का, कि ये भाई तेरे असली माता पिता है। तो इन्होंने, अब ये भाई साहब अरबपति आदमी तो बन ही चुके थे, बिलियनियर, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी। तो 25 साल में तो फोर्ब्स मैगजीन में इनका नाम आ गया था। तो जब इनको डिटेल मालूम पड़ी, तो इन्होंने एक डिटेक्टिव एजेंसी हायर करी कि भाई पता लगाओ मेरे माँ बाप कौन है और कहाँ रहते हैं। तो पता लगाया, पहली बार तो वो डिटेक्टिव एजेंसी को नहीं मिले, फिर दोबारा कोई और कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई पता लगाओ कि भाई कहाँ है वो मेरे माँ बाप। फाइनली उस कंपनी ने ढूंढ लिया। तो इन्होंने फिर फ़ोन किया अपनी माँ को, जो इनकी बायोलॉजिकल मदर है, जो जिसने जन्म दिया था, उसको फ़ोन किया, बताया अपने बारे में। वो बड़ी खुश हुई कि भी मतलब अब स्टीव जॉब को तो हर कोई जानता था, एप्पल को तो हर कोई जानता था, तो उनको मालूम पड़ा कि अच्छा मतलब ये है मेरा बेटा इतना। क्योंकि मैंने बताया ना, माँ बाप जीनियस होते हैं तो बच्चा जीनियस होता ही होता है। इसीलिए प्लेटो ने एक बात कही थी कि एक उच्च श्रेणी, उच्च वर्ग, यहाँ वर्ग मतलब अमीरी से नहीं है। अब ये बात अलग है कि अक्लमंद आदमी ज़्यादातर अमीर होते हैं, और वो जो अक्लमंद कहते हैं कि हम अक्लमंद हैं पर हम गरीब हैं फाइनेंशियली, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वो फिर तो अपने आप को तो हर कोई अक्लमंद कहता है। तो इसीलिए प्लेटो ने कहा था 2500 साल पहले कि एक अक्लमंद व्यक्ति को अक्लमंद औरत से ही शादी करनी चाहिए, मतलब उत्तम पुरुष को उत्तम स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, इससे उत्तम संतानें पैदा होंगी जो धरती को आगे लेके जाएंगी, ये प्लेटो ने कहा था। और उत्तम के लिए फिर हम लोगों ने या तो कई बार कैटेगरी बना दी, अमीरी से हम उत्तम को चेक करते हैं, कई बार हम लोग आईक्यू लेवल से चेक करते हैं, और ज़्यादातर आईक्यू लेवल हाई है तो बंदे के पास कामयाबी होती है। ये एक ऐसा होता है, अपवाद हो सकते हैं कहीं भी, पर ज़्यादातर आपको अक्लमंद आदमी भूखा मरता नहीं मिलेगा। वो जब मर्जी सब कुछ छोड़ देगा, फिर वो खड़ा हो जाएगा, उसको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, डरेगा ही नहीं, उसको मालूम है ना अपने ऊपर दम है, मैं जो काम करूँगा जितना मर्जी कर सकता हूँ। सनक चाहिए, जुनून चाहिए, शिद्दत चाहिए। तो इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि मैं अपनी, ठीक है माँ मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ। यहाँ ध्यान देना, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्लेटो ने भी कही थी। और मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि इनके जो माता पिता थे बायोलॉजिकल, वो बहुत अमीर थे, बिलियनियर थे और जीनियस थे, मतलब वो भी अक्लमंद थे, अपनी अपनी फील्ड में कामयाब थे। फाइनली जब ये अपनी माँ से मिलने गए, तो इनकी माँ ने इनकी एक बहन को, मतलब जो शादी के बाद जो बेटी हुई थी उनकी, शादी के बाद जो उनकी बेटी हुई थी, मतलब माता पिता तो वही थे, पर ये हुए थे शादी से पहले अनवांटेड चाइल्ड, और बाद में जब शादी कर ली तो उसके बाद एक बेटी हुई, तो वो सगी बहन हुई इनकी। तो इनकी माँ ने उस बेटी को फ़ोन किया कि भी तेरे भाई का पता चला है और ऐसे से वो तो हमसे मिलने आ रहा है, और वो तुझसे भी मिलने कॉलेज आएगा, और वो बहुत कामयाब इंसान है और बहुत बड़ी हस्ती है इस समय, और नाम नहीं मैं तुझे बताऊंगी, तू मिल के देख लेना। तो पता नहीं वो घर पे मिली या कॉलेज ये गए मिलने। तो उन्होंने उस समय उनकी सहेलियां मजाक कर रही थी कि मतलब सोच रहे थे सब लोग कि कौन होगा भैया, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत कामयाब इंसान है, दुनिया उसको जानती है। तो सब एक दूसरे का नाम ले रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। उसमें से किसी एक सहेली ने कहा भी था कि स्टीव जॉब हो सकता है। फिर फाइनली वो अपनी माँ से जब मिले, तो माँ ने उनको ऐसे ही एक मजाक में बात कही कि मुझे पता होता कि तू इतना बड़ा कामयाब बनेगा, इतना जीनियस बनेगा, तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ती। एक मजाक में कहा हुआ कथन था। उसके बाद इन्होंने अपने फादर के बारे में पूछा, तो मालूम पड़ा कि फ़ादर का बाद में कुछ सालों बाद डिवोर्स हो गया था इनका। फादर भी अमेरिका में ही रहते थे, बट डिवोर्स हो गया था, और फिर माँ ने कहीं और शादी कर ली ऐसे से। फिर अपनी बहन से मिलने गए, और आज मालूम है इनकी जो बहन है वो बहुत बड़ी राइटर है। मतलब देखो, दो माता पिता से दो बच्चे हुए, एक जीनियस स्टीव जॉब बना, तो दूसरी जो बेटी है वो भी अपनी फील्ड में कामयाब बहुत बड़ी राइटर है। उसने कई हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है और बहुत बढ़िया राइटर है। और जो इनकी बेटी लीज़ा है, जिसके नाम पे इन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया,
वो लीज़ा भी एक राइटर है बहुत बड़ी। आप लोग गूगल करोगे, क्योंकि जब मैं किताब पढ़ रहा था ना तो मैंने बताया ना, मैं ऐसे ही नहीं जज करता, तो मैंने क्या किया, किताब को जैसे बीच में रोका, फिर मैंने देखा कि ये जो नाम बताया गया, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो सच में वो एक राइटर निकली बड़ी, जिसने हॉलीवुड की कई मूवी वगैरह लिखी है और अच्छी कई किताबें लिखी हैं। तो ये फिर अपनी सिस्टर से भी मिले, अपनी माँ से भी मिले, फिर सिस्टर से अपने फादर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे एक कैफ़े, एक रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। तो इनको मालूम था कि ये कई बार वहाँ गए थे, जैसे एक मशहूर जगह होती तो आदमी जाता है ना वहाँ पे, तो ये कई बार गए। पर इनको ये नहीं मालूम था कि जो काउंटर पे बंदा बैठा है, या ये जो ऑनर की जगह पे जो बंदा बैठा हुआ है, जो मालिक है इसका, ये जो दिख रहा है, ये मेरा बाप है। पर ये फिर जो उस किताब के हिसाब से फिर ये अपने बाप से मिले नहीं, मतलब इनका मिलने का मन नहीं किया, तो ये मिले नहीं कभी उनसे। माँ से एक बार मिले। उसके बाद लीज़ा के प्रति जो रिस्पेक्ट बढ़ी कि यार मैं खुद नाजायज़ हूँ, और मैं मतलब एक लगाव हो गया फिर बेटी से। फिर इनकी शादी हुई और भी बच्चे हुए, वो सब आपको विकीपीडिया वगैरह पे मिल जाएगा, वो सब बताने में मेरा कुछ नहीं है। ये जो मेन काम की चीज़ें हैं ये देखो। फिर इसमें एक कुछ अफ़वाह है, वो अफ़वाह ये कहते हैं कि जैसे जी ये आए इंडिया, अब इंडिया में हर जो संत महात्मा का आश्रम है ना, वो अपने आप को कनेक्ट करता है। ये स्टीव जॉब हमारे यहाँ आया था जी, वो बिल गेट्स हमारे आया था कि ताकि हमारी मान्यता बढ़े। जब ये जिन दिनों ये परेशान थे, जब इनको शुरुआती दिनों की बात है, जब ये स्ट्रगल कर रहे थे और यंग थे काफ़ी और बहुत परेशान थे, तो इन्होंने सोचा कि अब मेरे को कुछ स्पिरिचुअल एलाइटमेंट चाहिए, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। तो उसके लिए तो फिर आपको मालूम है पूरे इंडिया में सबसे प्राचीन देशों में जो माना जाता है, जो सबसे पॉपुलर इस चीज़ में, वो भारत है। तो इन्होंने भारत आने का फ़ैसला किया। तो इन्होंने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, वो इंडिया में ही था। उसने कहा कि यार मैं इंडिया में एक आश्रम है नीम करौरी की साइड में, मैं वहाँ रहता हूँ, तो आओ इंडिया। फिर ये इंडिया आए, दिल्ली में पहाड़गंज आए। पर नीम करौरी वाली जो संस्था है, उनका ये दावा है कि हमारे यहाँ स्टीव जॉब आया था और बाबा के आशीर्वाद से वो इतना कामयाब बना। जबकि वो जब वहाँ पहुँचे तो नीम करौरी वाले बाबा की पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो इनकी वहाँ कोई मुलाकात नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस किताब के हिसाब से, इस किताब में ये लिखा था कि ये पहाड़गंज आए और इन्होंने वो आश्रम में जाके मिलने की सोची। तो आते ही जैसे पहाड़गंज में एक रुके थे एक छोटे से होटल में, वहाँ मच्छरों ने काटा, तो इनको 2-3 दिन का बुखार हो गया। इनका पासपोर्ट भी चोरी कर लिया किसी ने। फिर इन्होंने वो एम्बेसी से वो टेम्प्रेरी पासपोर्ट बना के ये वापस गए। तो ये यहाँ तो ये लिखा है कि ये कहीं नहीं गए, मतलब आए थे दिल्ली में मिलने के लिए आए थे, पर वो उनकी डेथ भी हो चुकी थी और फिर इनका वो बुखार चढ़ गया 3-4 दिन के लिए, वो कुछ अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से। और फिर जैसे इनका पासपोर्ट वगैरह चुरा लिया किसी ने, फिर वो सब, तो ये वहीं से लौट गए, कहीं नहीं गए। बाकी कई जगह पे ये मिलता है कि ये लोग, ये जी हिमाचल गए, ये उत्तराखंड गए, ये ड्रग्स लेने लग गए, और ये नीम करौरी वाले कहते हैं ये हमारे यहाँ आए थे, कोई कहता हमारे यहाँ आए थे, ऐसे चल रहा है। ठीक है, जो इसमें लिखा है उसमें ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये एक बात है। तो इसमें क्या, किस चीज़ को मानना है किस चीज़ को नहीं मानना, ये आप देख लेना, क्योंकि जब आदमी बहुत ज़्यादा बन जाता है, बड़ा बन जाता है, तो उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। हर आदमी की उसकी बुक को लिखने के पीछे एक स्वार्थ होता है। कोई चमचा लिख रहा है, कोई विरोधी लिख रहा है, या कोई संस्था वाला लिखवा रहा है कि इसमें हमारे बारे में जिक्र कर दो, और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, तो किसी भी एक कंटेंट को लेकर के आर्ग्यूमेंट मत करना। इसके बाद ये जब अब पर्सनल लाइफ मैंने बताई दी कि फिर इनको कैंसर हो गया, जो 2003 में डिटेक्ट हुआ, पर वो 1-2 साल बाद वो ठीक हो गया, पर उसकी वजह से बहुत कमज़ोर और पतले हो गए। फिर वो कैंसर दोबारा हो गया। इन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि कंपनी के स्टॉक नीचे चले जाते, कंपनी का ब्रांड गिर जाता। फिर एक बार फिर एकदम गायब हो गए, घर से बाहर नहीं निकलते थे, अकेले ही घर पे रहना। अब कैंसर हो गया तो अपने ही घर में रहना, अब बाहर आना जाना नहीं, बहुत वीक हो गए थे। एक बार ये किसी सेमिनार में दिखे भी तो बहुत पतले थे। फिर 2011 में कैंसर से 56 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। इन्होंने एक स्पीच दी थी, वो स्पीच काफ़ी पॉपुलर थी कि पागलों की सुनो। हमेशा हम जब किसी को पागल कहते हैं, सनकी कहते हैं ना, इन्होंने ये कहा कि पागलों की सुनो, सनकी लोगों की सुनो, जो पागल की सुनोगे, क्योंकि दुनिया को पागल ही बदलते हैं। नॉर्मल आदमी कैसे बदलेगा, वो तो नॉर्मल की तरह सोचेगा ना। तो इन्होंने कहा था कि पागलों की सुनो, क्योंकि दुनिया को पागल ही बदलते हैं। जब मैंने किताब पढ़ी
उससे पहले ना मैं सच में अपने कई दोस्तों को बोल चुका था, मुझे नहीं मानता, मैं तो एक जनरली बात कर, मैं कहा यार ये तुम बिज़नेस कर रहे हो, इससे जो पैसा कमा रहे हो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा, अगले 10-20 साल तक भी चलता रहेगा। कुछ तो ऐसा करो कि मतलब कुछ नया हो, कुछ अलग हो या कुछ बड़ा हो। अगर अलग है और नया भी नहीं करना है तो कुछ तो बड़ा करो, कुछ तो लगे कि यार धरती पर आए हैं तो कुछ हमने अपना कंट्रीब्यूट दिया है। ये कहता था मैं उनसे कि कुछ तो करो। कहीं कोई आदमी खड़े होकर बोले कि यार मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, या अपने बच्चे को बोले कि भी मुझे मेरा बच्चा तुम्हारे जैसा बने, तो पर वो ये कि नॉर्मल आदमी तो नॉर्मली सोचेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक। एक मेरे दोस्त ने वो MS धोनी के ऊपर कोई मूवी आई थी, उसको देख करके कहा कि अरे यार ये यहाँ पे ना दोस्त अच्छे मिलने बहुत ज़रूरी हैं, और आपको अगर सही दोस्त मिल जाए ना तो मतलब आपको काफ़ी, क्योंकि एक यूनिटी चाहिए होती है ना, कहीं भी किसी के पास पैसा है, किसी के पास दिमाग है, किसी के पास हिम्मत है, तो वो चीज़ होती है, कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो हिंदुस्तान के अंदर हर 10 में से 4 लोग जीनियस बन सकते हैं, पर स्लेव मेंटलिटी और लास्ट मैन मेंटलिटी के लोग जीनियस को तबाह करते हैं, रोकते हैं। इसलिए 100 में एक आदमी जीनियस बनता है या 1000 में एक आदमी जीनियस बनता है, क्योंकि लास्ट मैन मेंटलिटी के सबसे ज़्यादा लोग होते हैं और फिर स्लेव मेंटलिटी के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बारे में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, डालूंगा भी आगे कभी, इस चैनल पर नहीं, या तो मैं सिर्फ बुक्स को समअप करूँगा। तो ये एक किताब है जिसका नाम है स्टीव जॉब एक महान कर्मयोगी। 160 रुपये की MRP है इसकी, अमेज़ॉन पे मिलती है। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इस किताब के अंदर लिखी हुई है। अगर आपको लगे, ये तो मैंने एक शॉर्ट में ऐसे ही बस बोल दिया है जो जो मुझे याद था, क्योंकि ये किताब मैंने 4 साल पहले पढ़ी थी, 2018 में पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों को लगे तो इस किताब को ख़रीद के पढ़ना और महसूस करते हुए पढ़ना, आपके अंदर डेफिनेटली बदलाव आएगा। इनकी इन्फॉर्मेशन जो थी कोई ऐसी छूट तो नहीं रही है, नहीं, यही है कि भी 24 फरवरी 2012 को इनका जन्म हुआ था। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो थे इनके जंदाली, जो सीरिया से थे, और जो माता जी थी वो अमेरिकन थी, और बाद में जो इन्होंने गोद लिया वो पॉल एंड क्लेरा। देखो एक मिडिल क्लास माहौल के अंदर भी जीनियस निकल गया ना आगे, और उधर से दूसरी बहन भी निकल गई। इसीलिए कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पैसा दे सकते हो, ज्ञान कहाँ से दोगे? और ये बाई बर्थ नहीं होता है, ठीक है, जेनेटिक होता है। देखो जेनेटिक यहाँ पे एक बात साबित होती है, जो मैं कहता हूँ जेनेटिक का असर इतना नहीं होता, पर जेनेटिक का फ़र्क पड़ता है। पर कालिदास एक ये उदाहरण है कि आप बार बार प्रयास करने से अक्लमंद बन सकते हो। और अक्लमंद बनने के लिए आपको अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट, अपने आप से सवाल तो पूछो कि यार मेरे पास 10 लाख है, अब मेरे पास 10 करोड़ हो जाएगा, मेरे पास 4 मकान हो जाएंगे, मेरे पास 50 मकान हो जाएंगे, उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? रोज़ 1 करोड़पति अरबपति भी मरता है, उसकी गली के बाहर उसको कोई नहीं जान रहा होता। आप ऐसा क्या कर रहे हो कि लोग ये कहें कि यार इसका जीवन का महत्व है, यार इसको आपके मरने का तो एक अनजान व्यक्ति भी कहे कि यार इसका ज़िंदा रहना और ज़रूरी है। अगर ये 10 साल और, जैसे लोग ओशो के लिए कहते हैं कि अगर ओशो 10 साल और ज़िंदा रहता तो हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाता, है ना। या लोग कहते हैं कि यार रतन टाटा का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, या मुकेश अंबानी का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मालूम है कि कितने लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं, देश को कितनी बड़ी GDP मिल रही है, दुनिया में नाम हो रहा है, ऐसा कुछ तो। और ये सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं कह रहा हूँ, ये तो बात हो गई मटेरियलिस्टिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारों से लोगों को जिंदा रखते हैं, मतलब कि यार ये बंदा रहना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बता रहा है हमें, ये बंदा जिंदा रहना चाहिए, यार इसने कुछ, हर चीज़ पैसे की नहीं है कि हर आदमी अब करोड़पति थोड़ी बनने चले जाएगा। तो जीनियस की हमें ज़रूरत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पहली बुक समअप करी है, कैसी लगी आपको बताना कमेंट करके। कुछ कमी पेशी रह गई हो तो किताब खरीद के पढ़ लेना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।